क्या है ये और क्या है ये, और सबसे बड़ी बात है कि ये क्या है। इस हफ्ते रिलीज हुई मोस्ट अवेटेड, मोस्ट क्रिटिसाइज और 700 करोड़ रुपए का डब्बा आदि पुरुष। ये इतनी घटिया मूवी है कि इसको देखने के बाद आप कहोगे कि अगर स्पेशल इफेक्ट्स और वीएफएक्स से अच्छी मूवी बन जाती तो पठान अभी ऑस्कर लेके आती। इस मूवी का नाम आदि पुरुष नहीं होना चाहिए था एंड पुरुष, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके बाद प्रभास का करियर अब रिवाइव कर पाएगा। ये मूवी इतनी घटिया है कि इसको देखने के बाद आपको ब्रह्मास्त्र अच्छी लगने लगेगी, क्योंकि इसमें इतने घटिया डायलॉग्स इस्तेमाल किए गए हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप रामायण देख रहे हो। मतलब ये मूवी इतनी घटिया है और प्रभास की एक्टिंग इसमें इतनी क्रिंज है कि इसको देखने के बाद आप रिवाइवल के लिए बाहुबली देखोगे, क्योंकि प्रभास को कोई ऐसे तो नहीं देख सकता। एक अच्छी मूवी के लिए चाहिए होती है एक अच्छी स्टोरी और एक अच्छी स्क्रिप्ट। इस मूवी के लिए स्टोरी जो है वो स्वयं गोस्वामी तुलसीदास और महर्षि वाल्मीकि लिख के गए हैं कई साल पहले, तब भी इनसे एक अच्छी स्क्रिप्ट नहीं लिखी जा सकी उस क्लासिकल टेक्स्ट के बावजूद। गोस्वामी तुलसीदास जी हो या फिर वाल्मीकि हो, उनकी रामायण की स्टोरी इतनी ग्रिपिंग और इतनी अच्छी नैरेटिव में लिखी गई है कि इसको इन्होंने ढंग से रिप्रेजेंट ही नहीं किया। आपको एक बार को भी नहीं लगेगा कि इसमें रामायण का कोई जिक्र है, ऐसा लगेगा बस कैरेक्टर्स के नाम है रामायण के, बाकी पूरी स्टोरी और पूरा जो उसको दिखाया गया है, जिस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, वो बिल्कुल ही अलग है। मतलब अगर आपने रामायण देखी है रामानंद सागर जी की, तो आप चाहे लक्ष्मण जी हो या फिर हनुमान जी हो, यहां तक कि जामवंत से भी एक कनेक्शन फील करते हैं जिस तरह से उन्होंने उसमें कैरेक्टर्स को दिखाया है। लेकिन इस मूवी के अंदर एक भी कैरेक्टर से आप कनेक्ट नहीं फील कर पाते, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी चीजें चेंज होती हैं और किसी का भी कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं दिखाया जाता जो आपको इमोशनली उनसे कनेक्ट कर सके। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी मूवी में कई इंपॉर्टेंट इवेंट्स को मिस कर दिया गया है और इतनी जल्दी चीजें चली हैं कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये एक्चुअली में ऐसा हुआ था या फिर कोई और स्टोरी है इसकी। एक सीन में रावण जो है वो जटायु का पंख काट देता है और उसके बाद जटायु सीधे आके गिरता है भगवान राम के चरणों में, जबकि ओरिजिनल स्टोरी ये है ही नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन इंपॉर्टेंट सीन्स को मिस करने की जगह पर घटिया गाने, बिल्कुल बॉलीवुडिया गानों को घसीट दिया गया है इस मूवी के अंदर, जो कोई भी सेंस नहीं बनाते। यहां तक कि भगवान राम और माता सीता की जो लव स्टोरी है वो इतनी अच्छी और इतनी पायस है, इतनी पवित्र है, उसको भी यहां पर इस तरह से दिखाया गया है जैसे कि कोई बॉलीवुड की नॉर्मल मूवी चल रही हो। मतलब इस लेवल पर क्रिंज किया गया है कि आपको एक बार को टिकटॉक अच्छा लगने लगेगा। प्रभास ने इस मूवी में ऐसी एक्टिंग की है कि अभी भी वो बाहुबली के जोन से बाहर ही नहीं निकल पाए हैं। यहां तक कि इस मूवी के डायलॉग ऐसे ऐसे हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप रामायण देख रहे हो, आपको लगेगा कि आप किसी गुंडे मवाली की मूवी देख रहे हो। एक सीन में जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगी होती है और वो लंका में बस आग लगाने जाने वाले होते हैं, तब पता है उनका क्या डायलॉग होता है, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की। मतलब इस लेवल पर इन्होंने डायलॉग्स को थर्ड क्वालिटी बनाया है। और सबसे बड़ी बात, इसके राइटर कौन है? इस मूवी में डायलॉग राइटिंग की है मनोज मुंतशिर ने। आपको यकीन होगा कि तेरी मिट्टी जैसे गाने लिखने वाला ये आदमी इतने घटिया डायलॉग्स भी लिख सकता है। थर्ड क्लास वीएफएक्स, घटिया स्पेशल इफेक्ट्स, घटिया एक्टिंग और इतने घटिया डायलॉग्स, उसके बाद सबसे ज्यादा घटिया यहाँ का ड्रेसिंग सेंस। मतलब इतना घटिया ड्रेसिंग सेंस कि अगर ग्रीन स्क्रीन हटा दी जाए तो आप आज की कोई मूवी शूट कर सकते हो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यही कास्ट थी और यही ड्रेसिंग सेंस था रामायण के लिए। अगर बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा नहीं होता ना तो कोई भी इस मूवी को इंटरवल से छोड़कर चला जाता। यहां तक कि कई लोगों ने तो मेरे सामने थिएटर में इंटरवल के बाद मूवी देखी ही नहीं। इस मूवी में इतनी गलतियां हैं, इतने लेवल पर गलतियां हैं कि जितनी इस मूवी में डायलॉग नहीं है ना, उससे भी ज्यादा इस मूवी में गलतियां हैं। मतलब एक सीन में एवेंजर्स का एक सीन कॉपी किया हुआ है जिसमें सारे कैरेक्टर एक साथ सर्कल में खड़े होते हैं। एक सीन में ड्रैकुला को कॉपी किया गया है जिसमें सैफ अली खान चमगादड़ों को अपने हाथ के इशारों से बुला रहे होते हैं। मतलब कितनी क्लासिक मूवी थी वो, और उसका सीधे सीधे कॉपी यहां पर कर दिया इन्होंने। मतलब अभी अभी फ्लैश रिलीज हुई है, आपको फ्लैश देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें इंद्रजीत के पास फ्लैश की पावर है। इतनी तेजी से वो भागता है और जिस तरह से वो दिखाया जाता है, मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं फ्लैश देख रहा हूं, बस इसमें जो फ्लैश का कलर है वो ब्लू है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हनुमान जी के साथ इन्होंने जो भद्दा मजाक किया है, जिस तरह से उन्होंने हनुमान जी का कैरेक्टराइजेशन किया है, पक्की बात है अगर इन्होंने एक सीट नहीं छोड़ी होती ना तो हनुमान जी आके इनको पेल देते। तो कंक्लूजन में सीन बस इतना है कि #नो आदि पुरुष छोड़कर जाओ और उसके बाद इस मूवी को प्लीज मत देखना, और किसी भी पीआर में, मीडिया के पीआर में मत फंसना कि इसके बारे में गलत बताया जा रहा है या फिर एक सिनेमा हॉल में बंदर आ गया था जिसने मूवी देखी और वो हनुमान जी का रूप है। इस तरह के किसी पीआर में मत फंसना, मूवी बहुत घटिया है। इंडियन मीडिया, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ, जो आज ग्रीन स्क्रीन और वाहियात एक्टिंग के सहारे टिका हुआ है क्योंकि इन्होंने अपनी पब्लिक को यानी अपनी ऑडियंस को ही बेवकूफ समझ लिया है।
इस वीक गुजरात को एक बड़े साइक्लोन ने हिट किया जिसका नाम था बिपरजॉय। पिछले 25 सालों में ऐसे किसी साइक्लोन ने गुजरात को अभी तक हिट नहीं किया था। ये तूफान इतना बड़ा था कि लाखों लोगों को उनके घरों से दूसरी जगहों पर पहुंचाया गया। कुछ जानवरों की मौत हो गई। करीब 1000 जिलों की इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई। 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आने वाले साइक्लोन ने करीब 8 स्टेट्स को हिट किया। इसका इंपैक्ट राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटका से लेकर दिल्ली तक में देखने को मिला। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बीएसएफ के जवानों ने दिन रात एक करके इस तूफान से होने वाले नुकसान को कम करने की कोशिश की। सब लगे रहे कि लोग सेफ हों और जल्दी से जल्दी जो लाइफ है वो नॉर्मलाइज हो जाए। लेकिन इस टाइम पर हमारा इंडियन मीडिया क्या कर रहा था? रात में बेकाबू हुआ तूफान, मोदी ने उतारी सेना, समंदर से सावधान, बिपरजॉय मचाएगा तबाही। बिपरजॉय तूफान ने पाकिस्तान में मचा दी तबाही। पाकिस्तान में मौत का तूफान, खतरे में हिंदुस्तान। मतलब कहीं पर भी ये पाकिस्तान लाने से नहीं चूकते। ग्रीन स्क्रीन लगाकर ये दिखाना कि तूफान कहां तक पहुंचा, ग्रीन स्क्रीन लगाकर ये दिखाना कि समंदर कितनी तेज तेज लहरों से चल रहा है, और ग्रीन स्क्रीन लगाकर ये दिखाना कि तूफान कितना हिट करेगा। बाय गॉड, यहां हिट करता है। मतलब इन लोगों से अच्छा तो ये रिपोर्टर है जो भले ही एक्टिंग कर रहा है, ओवर एक्टिंग कर रहा है, लेकिन कम से कम ग्राउंड पर तो है। इसकी रिपोर्टिंग में कम से कम ग्राउंड तो मौजूद है। इस हफ्ते जो ये तूफान आया, इसका इंपैक्ट आने वाले कई सालों तक रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो जाएगी। बहुत सारे लोगों की जो लाइवलीहुड है, जो उनके जीने का तरीका है, वो भी शायद बदल जाएगा। लेकिन इनसे इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडियन मीडिया इस समय पता कहां जा रहा है? वो देखो जा रहा है। अब खैर यही रियलिटी है, इसी के साथ जीना पड़ेगा। मोदी जी कुछ तो समझाओ इनको। कितने शानदार विचार रखते हैं। अब बढ़ते हैं हफ्ते की बड़ी खबरों की तरफ। सबसे पहली खबर है तमिलनाडु से, और ये सीबीआई के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है जिसमें सीबीआई अब तमिलनाडु के अंदर कोई भी केस इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएगी। ये मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना। अब ये डिसीजन तब आया है जब वी सेंथिल बालाजी, जो कि तमिलनाडु के एक मिनिस्टर हैं, उन्हें ईडी ने अरेस्ट किया है जॉब करप्शन के मामले में। अब ये जो डिसीजन है तमिलनाडु गवर्नमेंट का, इसका मतलब ये है कि अगर सीबीआई को कोई भी केस यहां पर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी उसकी, तो उसके लिए उसे तमिलनाडु गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। वैसे ऐसा नहीं है कि यह डिसीजन पहली बार लिया गया है। वेस्ट बंगाल, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना जैसे स्टेट ने भी पहले से ही ऐसा अरेंजमेंट कर रखा है। अब ऐसा अरेंजमेंट होता किस लिए है? तो बेसिकली जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको ये लगता है कि सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट का टूल है जिसके थ्रू वो स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं और ऑपोजिशन की आवाज को बंद करने का काम करते हैं। अब ऐसे आरोप पहले से भी लगते आए हैं कि सीबीआई का काम है कि वो अपोजिशन की आवाज को दबा दे, या फिर कोई जो अच्छा मुद्दा चल रहा है उससे लोगों को भटका दे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि तमिलनाडु गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन है वो कितना सही है। ये न्यूज है हेल्थ से रिलेटेड और मेरे और आपके बहुत ज्यादा काम की है, इस वजह से ध्यान से सुन लेना। लैंसेट हेल्थ जनरल ने अभी एक रिपोर्ट निकाली है जिसके हिसाब से इंडिया में करीब 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो डायबिटीज के पेशेंट हैं। अब ये नंबर काफी डराने वाला है, लेकिन नेक्स्ट बात जो डराने वाली है वो ये है कि इंडिया में करीब 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि प्री डायबिटिक हैं। प्री डायबिटिक का मतलब है कि ऑफर लेटर मिल गया है, ज्वाइनिंग किसी भी टाइम हो सकती है। माना जा रहा है कि ये जो डेटा है ये अब तक का सबसे एक्सटेंसिव डेटा है जिसमें कई लाख लोगों के ऊपर सर्वे किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि गोवा से सबसे ज्यादा केस निकलकर सामने आए हैं जहां पर 26.4% केस देखने को मिले हैं। इसके बाद नंबर आता है पुडुचेरी का जहां पर 26.3% केसेस देखने को मिले हैं, और इसके बाद केरला में 25.5% केसेस डायबिटीज के देखने को मिले हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी और अरुणाचल प्रदेश में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, यानी कि आने वाले टाइम पर इन स्टेट्स को ये जो राज्य हैं ये पिछाड़ सकते हैं। अब इस रिपोर्ट में जो सबसे ज्यादा शॉकिंग बात है वो ये है कि इंडिया में टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। टाइप 2 डायबिटीज वो होती है जिसमें हमारे शरीर में पैनक्रियाज में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है या फिर कोई हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि लोगों को इसके बाद कंटिन्यूअसली एक रेगुलर इंटरवल पर इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, जो कि आगे चलकर दूसरे हेल्थ डिसऑर्डर्स को भी जन्म देता है। दूसरी शॉकिंग बात यह है कि इंडिया में अभी तक ये सिटीज में ही मामले ज्यादा थे, लेकिन अब विलेजेस में भी नंबर ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इंडिया में जो डायबिटीज कभी शहरों की बीमारी मानी जाती थी वो सिर्फ शहरों तक लिमिटेड नहीं रह गई है, गांव और देहात में भी इसका काफी ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। अब इन केसेस के पीछे का रीजन वही है जो हमारी आज नॉर्मल लाइफ हो गई है। इम्बैलेंस डाइट, जहां मन हुआ वहां पे फास्ट फूड ठूस लिया, 9 घंटे की बजाय 12-12 घंटे काम कर लिया, एक्सरसाइज देख के ऐसे मुंह बना लेना जैसे टिंडे की सब्जी बनी हो घर पे।
अब ये सारी चीजें अगर होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इस तरह के केसेस बढ़ने को मिलेंगे, क्योंकि डायबिटीज के बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन होता है इर्रेगुलर लाइफस्टाइल। अब अगर आपको इन चीजों को कम करना है या फिर अपने आप को डायबिटीज से दूर रखना है तो सबसे अच्छा काम यह है कि एक्सरसाइज कीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए और अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश कीजिए जितना हो सके। बीसीसीआई ने रिसेंटली एडिडास को अपना किट स्पॉन्सर और साथ ही साथ लीड स्पॉन्सर भी बनाया है। यह डिसीजन तब लिया गया जब बायजूस ने अपनी स्पॉन्सरशिप से बैक ऑफ कर दिया और अचानक ही कॉन्ट्रैक्ट को बीच में छोड़कर वो इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गई। और इसके बाद बीसीसीआई ने हाल ही में एक फ्रेश इन्विटेशन निकाला है बिडिंग के लिए, जिसमें वो टाइटल स्पॉन्सर के लिए नई कंपनीज को अप्रोच करने वाली है। लेकिन इस फ्रेश इन्विटेशन में कई ऐसी कंपनीज या कई ऐसी कैटेगरीज डाल दी गई हैं जिसके बाद कुछ कंपनीज इस टेंडर के लिए अप्लाई भी नहीं कर पाएंगी। अब इनमें कौन कौन सी टेंडर कंपनीज आती हैं? तो सबसे पहले वो कंपनीज जो बेटिंग को प्रमोट करती हैं, रियल मनी गेम को प्रमोट करती हैं, या फिर अल्कोहल और ऐसी एप्स को प्रमोट करती हैं जो सोशल मोरालिटी को खराब कर रहा है या फिर यूथ को भड़का सकता है। बेसिकली बीसीसीआई एक एग्जांपल सेट करना चाहता है कि वो किसी भी कंपनी के साथ नहीं जुड़ेगा जो यूथ को भ्रष्ट करता हो या फिर सोशल मोरालिटी को चैलेंज करता हो। बीसीसीआई को यह काम काफी पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट जो है वो रिलीजन है और इसके भगवान कौन है? जाहिर सी बात है सचिन तेंदुलकर भगवान है, लेकिन जो क्रिकेटर्स हैं उनको भी किसी आइडल की तरह पूजा जाता है। अब सिंपल सी बात है, ये जो आइडल्स हैं या ये जो सेलिब्रिटीज हैं जिनको सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया जाता है, अगर ये लोग कल को किसी ऐसे ब्रांड को प्रमोट करते हैं जिससे अल्कोहलिज्म या फिर यूथ को भड़काने वाली चीजें आती हैं, तो उससे यूथ पर काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, जो कि आने वाले टाइम के लिए अच्छा नहीं होगा। इस वजह से बीसीसीआई का ये स्टेप अच्छा है। लेकिन आप हमें कमेंट करके ये बताओ कि बीसीसीआई को क्या ये भी रेगुलराइज करना चाहिए कि जो इंडियन क्रिकेट टीम के लोग हैं वो किस तरह के ऐड कर सकते हैं और किस तरह के ऐड नहीं कर सकते। ये न्यूज है आरबीआई से रिलेटेड। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को इस साल का गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। अब उन्हें यह अवार्ड इसलिए मिला है क्योंकि उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कोविड के टाइम पर, रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पर और इंडिया में इन्फ्लेशन के अगेंस्ट फाइट में। अब अवार्ड देने वाली एजेंसी का कहना है कि द आरबीआई गवर्नर हैज सीमेंटेड क्रिटिकल रिफॉर्म्स, ओवरसीन वर्ल्ड लीडिंग पेमेंट इनोवेशंस एंड स्टीयर्ड इंडिया थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स विद अ स्टेडी हैंड एंड वेल क्राफ्टेड टर्न ऑफ फ्रेज। कहने का मतलब है कि शर्मा का लौंडा टॉपर है, 100 में से 99 नंबर लाया है। तो अगर इतनी बात जान चुके हो तो ये भी जान लो कि शक्तिकांत दास हैं कौन। शक्तिकांत दास फॉर्मर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रह चुके हैं। ये 2018 में आरबीआई के गवर्नर बने थे और इससे पहले फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। शक्तिकांत दास का 40 इयर्स का लंबा करियर रहा है, जिसमें इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर काफी सारे अच्छे काम किए हैं, जिसमें उन्होंने टैक्सेशन, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज के एरिया में काफी अच्छा काम किया, जिसके बाद उन्हें 2018 में गवर्नर बनाया गया था। कुल मिलाकर बात यह है कि हमारी आरबीआई इस समय देश के सबसे अच्छे लोगों में से एक के हाथ में है। ये न्यूज है एनआरआई से रिलेटेड। हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट ने यह बताया है इस साल यानी कि 2023 में इंडिया से करीब 6500 लोग यानी कि 6500 मिलियनर्स इंडिया छोड़कर किसी दूसरे देश में परमानेंटली सेटल हो जाएंगे। रिपोर्ट के हिसाब से ये वो लोग हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी $1 मिलियन या फिर उससे ज्यादा है। इस रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि जो लोग अपना देश छोड़कर बाहर जा रहे हैं उस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर चाइना आता है, जहां से करीब 10,000 से भी ज्यादा लोग इस बार देश को छोड़कर चले जाएंगे। इंडिया के लिए राहत की बात यह है कि पिछले साल 7,500 लोगों ने यह देश छोड़ा था, इस साल 1,000 कम हुए हैं लोग, 6,500 लोग ही इस बार देश को छोड़कर बाहर जाएंगे। अब इस तरह का जो माइग्रेशन हो रहा है उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है इंडिया में कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम, जिसमें बहुत ज्यादा इनकम टैक्स लिया जाता है। और एक जो दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है वो है आउटबाउंड रेमिटेंस। आउटबाउंड रेमिटेंस आप ऐसे समझो कि इंडिया से जब कोई पैसा बाहर भेजता है तो उस पर जो टैक्स लगता है उसे हम आउटबाउंड रेमिटेंस कहते हैं। इंडिया में जो आउटबाउंड रेमिटेंस के लॉ हैं वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं और टाइम टू टाइम मैनिपुलेट होते रहते हैं, जिसकी वजह से कई सारे लोग जो विदेशों में जिनकी डीलिंग होती है उनको दिक्कत होती है और उन्हें लगता है कि इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी में फंसने से अच्छा है किसी दूसरे देश चले जाओ। इस साल मई के महीने में ही 5% टैक्स बढ़ाया गया था आउटबाउंड रेमिटेंस में और ये टैक्स अब 20% हो गया है। हालांकि एक बात यह भी है कि 7 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप भेजते हैं तभी ये टैक्स लगता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि टैक्स का इतना बड़ा अमाउंट है कि इसे कोई पे नहीं करना चाहता। आपको आउटबाउंड रेमिटेंस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं हफ्ते की बकवास खबरों की तरफ। भाई आपके मोहल्ले में, पड़ोस में, जिले में, राज्य में, यहां तक कि देश में भी कोई बड़ी बात हो जाए तो हो सकता है कि कोई काम ना हो, लेकिन अगर हमारे नेताजी के साथ कुछ हो गया ना तो सिंपल है कि पूरा प्रशासन इस चीज को बहुत सीरियस ले लेता है। खबर है औरंगाबाद की, जहां पर एक मेयर ने
4 कुत्तों की नसबंदी इस वजह से करा दी क्योंकि उसके घर से एक कुत्ते ने उनका एक जूता चुरा लिया। तो बात यह है कि औरंगाबाद के एक्स मेयर नंद कुमार घोडेले के घर से एक जूता चोरी हो गया। जब जांच की गई तो पता चला कि एक कुत्ता उनका एक जूता लेकर भाग गया। अब कुत्ता जूता लेकर भागा तो पूरा प्रशासन सतर्क हो गया। अगले दिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक गाड़ी आई और उन्होंने जवाबी कार्रवाई करते हुए 4 कुत्तों की नसबंदी करा दी। अब देखो, सिटीज में स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि कई बार ऐसा हमें सुनने को मिलता है कि स्ट्रे डॉग्स ने या तो बच्चों पर अटैक कर दिया या तो बूढ़ों पर अटैक कर दिया। लेकिन जब इस तरह की खबर आती है तब बहुत कम सुनने को मिलता है कि महानगर पार्षद ने या फिर महानगर या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कोई ऐसा स्टेप लिया है कुत्तों को स्टेरलाइज करने का। यानी कि अगर आपको लगता है कि हमें स्ट्रे डॉग से पीछा छुड़ाना है तो भगवान से मनाइए कि आपके एरिया के जो मेयर हैं उनके घर का जूता चोरी हो जाए, क्योंकि अगर कोई सीरियस घटना हो जाएगी तो शायद ही इस बारे में कोई सोचेगा। पीने के बाद कोई कितना भंड हो सकता है ये जानना है तो ये वाली न्यूज सुनो। गुड़गांव में एक आदमी के साथ बिल्कुल खेला टाइप वाला हिसाब हो गया। अमित प्रकाश नाम के इस आदमी ने यह डिसाइड किया कि ऑफिस के बाद वो BYOB जाकर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेगा। BYOB मतलब जहां पर दारू बाहर से खरीदो, चखना अंदर ही मिल जाता है। यहां पीते पीते वो इतना भंड हो गया कि 2000 रुपए की दारू उसने पूरे 20,000 रुपए में खरीदी। क्या बोला तूने? यही नहीं, अभी और सुनिए। इसके बाद जब ये भाई साहब दारू पी रहे थे तो एक स्ट्रेंजर इनके पास आया और उसने कहा कि अकेले अकेले कहां पी रहे हो भाई, हम भी पी लेते हैं। दोनों ने दारू पीनी शुरू करी। पीने के बाद इसने अपने दोस्त से लिफ्ट ली और दिल्ली के सुभाष चौक तक गया। सुभाष चौक से अमित ने मेट्रो पकड़ी और अपने घर गया। सुबह जब वो उठा तो उसको याद आया कि वो जो कार थी वो तो उसकी थी, फिर वो मेट्रो से वापस क्यों आया। जब तक उसको होश आया कि उसकी कार चोरी हो गई है तब तक काफी देर हो चुकी थी और अभी ये मामला थाने में है। इसीलिए कहता हूं कितने ही गंदे हो, दारू दोस्त के साथ ही पियो, अव्वल तो ना ही पियो। अब बढ़ते हैं हफ्ते की पॉजिटिव न्यूज की तरफ। ये न्यूज है केरला हाई कोर्ट से रिलेटेड। केरला हाई कोर्ट ने अभी एक डिसीजन दिया है जिसमें कहा गया है कि कोई भी बैंक एजुकेशन लोन के मामले में किसी का भी लोन इस वजह से डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि उसके पेरेंट्स का बैकग्राउंड खराब है। बेसिकली 2019 में एक केस हुआ जिसमें एक लड़की ने आयुर्विज्ञान पढ़ने के लिए एक लोन के लिए अप्लाई किया था, जहां पर इंडियन बैंक ने उसके लोन को यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि वो जो लोन है वो इस वजह से पास नहीं हो सकता क्योंकि उसके पेरेंट्स का फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। जबकि 7.5 लाख रुपए तक के एजुकेशन लोन पर कोई भी गारंटी देना अनिवार्य नहीं है। इस मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस PB कुमार ने अपनी जजमेंट दी और उन्होंने कहा कि एजुकेशन लोन का मतलब ही होता है कि किसी मेरिटोरियस स्टूडेंट के एजुकेशन के राइट को ना मारा जाए और वो पढ़ाई करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सके। इसी वजह से इंडियन बैंक को उसे लोन देना चाहिए था और कोई भी बैंक एजुकेशन लोन को देने से मना नहीं कर सकता सिर्फ इस बेसिस पर कि उसका सिबिल स्कोर खराब है। अब सिबिल स्कोर क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। सिबिल स्कोर बेसिकली हमारी जितनी भी लेनदारी देनदारी होती है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में बैंक के थ्रू, उससे तय होता है कि आपकी मार्केट में क्रेडिट क्या है और यही स्कोर बताता है कि आप अपना लोन पेमेंट करने में कितने ज्यादा कैपेबल हैं और इसी के थ्रू लोन मिलता है। इंडिया में एक आयरनी ये भी है कि हमारे यहाँ पर जो लोन मिलता है आपको कार लोन, पर्सनल लोन, यहाँ तक कि होम लोन बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन एजुकेशन लोन लेने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं। और ये जो डिसीजन है केरला हाई कोर्ट का, ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज है उन लोगों के लिए जिन्हें एजुकेशन लोन लेने के लिए दरवाजे दरवाजे भटकना पड़ता है। खैर, ये थी इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबरें। आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे ज्यादा पसंद आई वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी इस मुहिम को सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना सपोर्ट हमें दिखाइए। धन्यवाद।